प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विचार के विषय में आपको अध्ययन कराएंगे। वर्ण विचार, सबसे पहले हमको समझना है वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं तो वर्ण की परिभाषा होती है, वर्ण जो है हिंदी व्याकरण की वह मूल ध्वनि होता है, उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके आगे टुकड़े नहीं हो सकते हैं। जिस के आगे टुकड़े नहीं हो सकते हैं या जो टुकड़ों में आगे विभाजित नहीं हो सकता है, उस मूल ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, इनके नीचे हलंत लगा हुआ है, अर्थात जब तक इनके साथ किसी स्वर का मेल नहीं होगा तब तक ये पूर्ण रूप से मतलब अक्षर नहीं बन पाते हैं। क, ख, ग, घ, इनके आगे टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये जो है वर्ण हैं। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। परिभाषा आती है वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण जो है उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसके आगे टुकड़े संभव नहीं होते हैं। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। पहला होता है स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? प्रश्न आ जाता है, स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या जो है वो 13 होती है। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ये जो है सारे 13 के 13 आपके लिए दिए गए हैं, ये कहते हैं स्वर। अब स्वरों का भी वर्गीकरण होता है। तो सर्वप्रथम आपको बताया कि वर्ण की परिभाषा, उसके बाद वर्ण के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, स्वर की परिभाषा। अब इसके बाद हम कहते हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो ये रब कर रहा हूं, इसको आप लोग मैं लिख के भी भेज दूंगा, आप उतार लेना कॉपी में, बाकी ये देख सकते हैं। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण ये निम्न प्रकार के होते हैं। स्वरों के नंबर एक ह्रस्व स्वर, नंबर एक होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा इसमें होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। तो ये स्वरों का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया जाता है, एक तो ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। अब आपको प्रश्न आ जाता है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो ह्रस्व स्वर की परिभाषा देखेंगे। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो जिस स्वर के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगे, अर्थात कम से कम समय लगे, किसी स्वर के उच्चारण में जब कम से कम समय लगता है या एक मात्रा के बराबर समय लगता है, उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो इसकी परिभाषा याद कर लेंगे। जिस स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे या एक मात्रा के बराबर समय लगे, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये जो होते हैं इनकी संख्या होती है 5। ये होते हैं छोटे वाले जो आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि और री, ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत गिने जाते हैं। इनकी संख्या जो होती है 5 होती है। इनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है या एक मात्रा के बराबर का समय लगता है, इसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दूसरा आ जाता है दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर के उच्चारण में क्या होता है, दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जितना समय हमें लगता था उससे 2 गुना समय जब लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, या इसमें 2 मात्राओं के बराबर का समय लगता है, इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वरों की संख्या जो होती है वो 8 होती है। वे निम्नलिखित हैं, बड़े वाले जितने भी हैं, बड़ा आ, बड़ी ई,
बड़ा ऊ, ऋषि, उसके बाद छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये सभी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 होती है। तो आपको समझ में आ गया ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। इसके पश्चात आता है प्लुत स्वर। तीसरा जो है प्लुत स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिस वर्ण के उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उससे भी अधिक जिस स्वर के उच्चारण में या जिस वर्ण के उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा भी अधिक समय लगता है उसको हम कहते हैं प्लुत स्वर। इनमें 3 मात्राओं के उच्चारण का काल होता है, अर्थात इसमें उच्चारण में 3 मात्राओं के बराबर का समय लगता है। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में 3 मात्राओं के बराबर का समय लगता है उसको प्लुत स्वर कहते हैं। इसको हिंदी के 3 के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, इसको 3 के अंक के द्वारा लगाया जाता है। जैसे हम लिखते थे ओ, ओम बोलते हैं ना, ओ इम, ऐसे करके 3 बना देते हिंदी का, ओ इम, ऐसे हिंदी का 3 ऐसे लिखते हैं, ओम, इस तरह से आवाज आती है। 3 मतलब दीर्घ स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है या 3 मात्राओं के बराबर जहां समय लगता है उसको प्लुत स्वर कहते हैं। तो ये आपको स्वरों के बारे में पता चल गया। अगला आता है जिसका जो दूसरा था, व्यंजन किसे कहते हैं। अब आ जाएगा, हमने जैसे बताया स्वरों का वर्गीकरण कर दिया, स्वर और व्यंजन होते हैं। अब व्यंजन जो है, व्यंजन किसे कहते हैं या व्यंजन की परिभाषा क्या होती है वो देख लेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, अर्थात जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे हम कहते हैं व्यंजन। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है, 33 होते हैं, 33 संख्या होती है इसकी व्यंजनों की। इसको प्रतन के आधार पर व्यंजनों के भेद किए गए हैं। तो व्यंजन की परिभाषा आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात स्वरों में किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती थी, व्यंजन के उच्चारण में हमको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इनकी संख्या 33 होती है। अब व्यंजनों के भेद क्या क्या होते हैं? प्रतन के आधार पर व्यंजनों के भेद। प्रतन के आधार पर व्यंजन भेद। व्यंजनों के भेद लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक नंबर पे आ जाता है स्पर्शी व्यंजन। क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है, 5 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले है क वर्ग, दूसरा है च वर्ग, तीसरा है ट वर्ग, चौथा है त वर्ग और 5वां है प वर्ग। इन हर एक वर्ग के अंतर्गत या प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत 5-5 व्यंजन आते हैं। वो होते हैं क, ख, ग, घ, अण। ठीक है। च वर्ग में च, छ, ज, सभी के नीचे हलंत लगाते जाएंगे। झ, अंगा। उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, हलंत सभी के नीचे है अणा। उसके बाद त, थ, द, ध,
ना। प वर्ग के अंतर्गत प, फ, व, भ, म। तो ये जो 5 वर्ग में इनको विभाजित किया गया स्पर्शी व्यंजन को, इनके अंतर्गत 5-5 वर्ण आते हैं। उसके बाद दूसरा जो है वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। दूसरा जो होता है अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत जो आता है ये 4 आते हैं, य, र, ल, व, य, र, ल, व। ये 4 वर्ण जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं अंतस्थ के। नंबर 3 पर बांटा गया है इसको। तो नंबर 3 पे ऊष्म वर्ण व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में 4 आते हैं, श, ये तीनों प्रकार के श, उसके बाद ह, ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आते हैं अयोगवाह व्यंजन। अयोगवाह, अयोगवाह व्यंजन, अयोगवाह व्यंजन। इसके अंतर्गत अनुनासिक, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग 3 आते हैं। अनुस्वार बिंदी को कहते हैं। अनुस्वार इसको आप दिखाते हैं एक बिंदी से। अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक को चंद्र बिंदु से दिखाया जाता है। और विसर्ग, विसर्ग संस्कृत में 2 बिंदियों के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो था, एक और इसका टाइप होता है आगत व्यंजन, दूसरी भाषाओं से आ गए हैं आगत। चौथा, 5वां आगत व्यंजन। आगत व्यंजन जो है अन्य भाषाओं से हिंदी में आए हुए हैं, इसलिए इनको आगत व्यंजन कहते हैं। एक ये होता है अणय और एक ढ होता है, ये 2 आगत व्यंजन कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आपको स्वरों का वर्गीकरण बताया गया, व्यंजन का वर्गीकरण बताया गया। स्वरों के अंतर्गत 3 प्रकार के होते हैं, जैसा बताया ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। व्यंजनों के अंतर्गत स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अयोगवाह व्यंजन, आगत व्यंजन बताए गए। अब जो होता है इसमें आ जाता है वर्णों के उच्चारण स्थान आते हैं। आपके कोर्स में है वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान, इसके बारे में और थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे। वर्णों के उच्चारण स्थान, कहाँ कहाँ से उच्चारण किया जाता है? वर्णों के उच्चारण स्थान, इसके अंतर्गत सबसे पहले है कंठ। कंठ, कंठ से उच्चारण किया जाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ जो है कंठ की ओर जाती है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ या जिह्वा है वो कंठ की ओर जाती है, उन्हें, उन व्यंजनों को, उन स्वरों को या उन वर्णों को हम कंठस्थ कहते हैं। उनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। ये कंठ वर्ण कहलाते हैं। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ जो है कंठ की ओर जाती है, उनको, उन वर्णों को कंठ वर्ण कहते हैं और उनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। ये आते हैं आपके क वर्ग पूरा आ जाता है और आ आता है इसके अंदर, आ और अंग। ये निम्नलिखित होते हैं, छोटा, बड़ा, अंग, क, ख, ग, घ, अण। ये जो है कंठ वर्ण कहलाते
हैं। इनके उच्चारण जो है, इनका उच्चारण करते समय जीभ जो है कंठ की ओर जाती है। दूसरा है तालु, दूसरा स्थान जो है तालु। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय जीभ जो है तालु, ऊपर जो जगह होती है हमारे मुंह में वो तालु कहलाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ जो है तालु को स्पर्श करती है उनका उच्चारण स्थान तालु होता है और ये तालव्य वर्ण कहे जाते हैं। ऐसे वर्णों को तालव्य वर्ण कहते हैं और इस को उच्चारण में जीभ जो है तालु को स्पर्श करती है। ये जो है च वर्ग पूरा आ जाता है और साथ में ई आती है, छोटी बड़ी, उसके बाद च वर्ग पूरा बताया आपको, च छ ज झ अंगा, ये आगे तालु के अंतर्गत आ गए। उसके बाद ज झ अणा, उसके बाद य श भी इनके अंतर्गत होते हैं, य और श भी इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा स्थान है तालु के पश्चात, वो है हमारा मूर्धा। मूर्धा, मूर्धा जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ दांतों के ऊपर एक खुरदरी जगह होती है उसे मूर्धा बोलते हैं, उसको स्पर्श करती है, उनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। यह आते हैं ट ठ ड ढ ण, ट वर्ग पूरा आ जाता है और ऋषि आ जाता है इसके अंतर्गत, ऋषि आ जाता है और ऋषि आ जाता है साथ में ट ठ ड ढ ण, ये आ जाते हैं। ये मूर्धा से बोले जाने वाले शब्द होते हैं। ड ढ अणा, अणा भी आ गया, उसके बाद साथ में होता है र और श, र और षटकोण वाला श। अब इसके बाद चौथे नंबर पे आ जाता है दंत। चौथे नंबर पे दंत। जिन वर्णों के उच्चारण के समय जीभ जो है दांतों को स्पर्श करती है, जिस वर्णों के उच्चारण में जीभ दांतों का स्पर्श करती है उनका उच्चारण स्थान दंत होता है तथा ऐसे इन वर्णों को दंत्य वर्ण कहते हैं। ये त वर्ग पूरा आ जाता है इसके अंदर, त थ द ध न, ये त वर्ग पूरा आ जाता है इसके अंतर्गत और ल और श भी इसी के अंतर्गत आते हैं, ल और श भी इसकी अंतर्गत आते हैं। अर्थात जिनके उच्चारण के समय जीभ दांतों को स्पर्श करती है उन्हें उच्चारण स्थान उन वर्णों का होता है दंत और ऐसे वर्णों को दंत्य वर्ण कहते हैं। नंबर 5 ओष्ठ। ओष्ठ, ओष्ठ जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ के सहयोग से ओष्ठ परस्पर मिलकर वर्ण कार्य करते हैं, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ के साथ साथ होठ भी कार्य करते हैं उन्हें उन वर्णों को ओष्ठ कहते हैं। ये ऊ और प वर्ग पूरा आ जाता है इसके अंतर्गत, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और प वर्ग पूरा, प फ ब भ म, ये आ जाता है। इसके बाद जो आता है वो है हमारा नासिका। नासिका, कुछ वर्णों का उच्चारण स्थान जो है, प्रत्येक वर्ण का पंचम अक्षर जो है उसके उच्चारण में नासिका की सहायता होती है। इन वर्णों को नासिक्य कहते हैं। अर्थात प्रत्येक वर्ण, जितने 5 वर्ग बताए थे, क वर्ग, क वर्ग बताया था, च वर्ग बताया था, त वर्ग, प वर्ग बताया था, ट वर्ग बताया, इनका पंचम वर्ण जो है वो नासिका के द्वारा ही उच्चारण किया जाता है। इनको नासिक्य कहते हैं। जैसे तीनों प्रकार के अणा, ना और माँ, ये पांचों मतलब वर्गों के पंचम वर्ण जो है नासिका की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, हम इन वर्णों को नासिक वर्ण कहते हैं। उसके बाद आ जाता है कंठ तालु। 7वां है कंठ तालु। कंठ तालु, कंठ तालु में क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का सहयोग कंठ और तालु से होता है, अर्थात जिसका उच्चारण करते समय जीभ जो है हमारा कंठ और तालु से स्पर्श करती है उसको
कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं उन वर्णों को। ये दो वर्ण होते हैं, वो है ए और बड़ी ए, छोटी ए बड़ी ए, ये जो कंठ तालु से संबंधित है। उसके बाद 8वां जो स्थान होता है वो होता है हमारा कंठोष्ठ। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ जिन वर्णों के उच्चारण में जीव जो है कंठ और ओष्ठों की सहायता से जिनका उच्चारण किया जाता है वे कंठोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। ये दो होते हैं, ओ और औ, छोटा ओ साथ में बड़ा ओ। उसके बाद 9वां नंबर जो है इसका हो जाता है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का सहयोग दांत और ओठों के साथ होता है उसे दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं, जो होते हैं व और फ। व और फ ये दो का उच्चारण होता है दंतोष्ठ के द्वारा। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको मैंने बताया था वर्ण किसे कहते हैं, वर्गों के वर्णीकरण में आपको बताया था स्वर और व्यंजन, उनके भेद बताए, उनकी परिभाषा दी, और उसके पश्चात वर्णों के उच्चारण स्थानांत जो होते हैं वो आपको बताया। कुछ वर्णों का कंठ के द्वारा होता है, कईयों का तालु के द्वारा होता है, और किसी का मुंह के द्वारा मूर्धा दंत की सहायता से होता है, किसी का ओष्ठ की सहायता से होता है। कुछ नासिक के वर्ण होते हैं कि किसी की सहायता में कंठ तालु का सहयोग होता है, किसी के कंठ ओष्ठ का होता है, किसी के दंतोष्ठ का होता है। तो ये सारे जो है वर्ण विचार के अंतर्गत आते हैं। ये मैंने आपको अच्छी तरह से करा दिया है और आशा है आपको समझ में आ गया होगा। इसका लिखित सामग्री मैं आपके पास भेज दूंगा। धन्यवाद।